वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद सर। आज हम क्लास 8th के लिए बात करेंगे फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर की। किसकी बात करेंगे बेटा? चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। लेकिन आज के क्लास में हम खाली बात करेंगे फोर्स के बारे में। आप लोगों को पता है बेटा फोर्स किसको हम कहते हैं, लेकिन फोर्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ पे हमें फोर्स लगाने की ज़रूरत होती है। जब भी कोई एथलीट होता है जिसको कोई हैवी बॉल को यानी शॉट पट के दौरान अगर उसको उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना है तो वो तभी जीत पाएगा अगर वो उस जो उसका शॉट पट होता है उस बॉल को, हैवी बॉल को दूर फेंकने में कामयाब हो गया। ठीक है बेटा। सो इसका मतलब एथलीट जो है अप्लाई करता है लार्ज फोर्स उस बॉल पे ताकि वो उसको दूर हो जाए। इसी तरीके से अगर हमें बकेट ऑफ वाटर लेना है उसमें भी हम उठा सकते हैं जब हमारे पास फोर्स हो। तो गर्ज हमारे पास बेटा हम अप्लाई करते हैं फोर्स कहीं पे भी जहाँ पर भी हमारे पास चीज़ होती है। या अगर हमारे पास शार्प हील होगी वुमेन को यानी चप्पल में लगाई हुई या जूते में, अगर वो किसी के फुट पे गिरेगी तो ये ज़्यादा हर्ट करेगा, ज़्यादा पेन करेगा एज़ कम्पेयर टू अगर उसको यानी शार्प नहीं होगी। ठीक है बेटा। सिमिलरली हमारे पास जो है प्रेशर है। प्रेशर जो हमारे पास जितना स्मॉल एरिया पे पड़ेगा उतना जो है ज़्यादा हमारे पास लगेगा। सो इस चैप्टर में हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बात करनी है और उसके इफ़ेक्ट्स क्या प्रोड्यूस होते हैं, उन फोर्सेस से क्या क्या इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है बेटा। सो बेटा सबसे पहले हम बोलेंगे फोर्स किसको कहते हैं। सो बेटा जब भी हम फोर्स किसको कहेंगे, पुल या पुश, उसको हम कहेंगे फोर्स। अगर मुझे डोर को ओपन करना है तो हमें पुश करना है डोर हैंडल को या हमारे हाथ से। तो व्हेन वी वांट टू क्लोज द डोर तो हमें पुल करना पड़ता है डोर हैंडल को हमारे हाथ से। तो इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को यानी इसको मूव करने के लिए हमारे पास या तो इधर पुश करना है या तो बेटा पुल करना है। अब देखो बेटा यहाँ पर या तो ये खींचने के टाइम ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, और पीछे से ये धक्का दे रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, पुश। सो पुश या पुल उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम फोर्स कहते हैं। सो डायरेक्शन जिसमें हम यानी वो डायरेक्शन इन विच ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी वो डायरेक्शन जिसमें हम ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे या पुल करेंगे उसको हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स करते हैं कहते हैं। मानो बेटा अगर हमें ओपन करना है डोर या क्लोज करना है डोर तो हम क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं फोर्स। तो अगर हम पुश करेंगे डोर को तो ओपन हो जाएगा। तो अगर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे फोर्स को ऑन ए डोर इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम अस तो वो क्या हो जाता है, यानी हमारे पास तो ओपन करने के लिए हम उसको क्या करते, पुश करते हैं किधर की ओर, दूसरे डायरेक्शन की ओर। लेकिन व्हेन वी पुल द डोर वो हम अपनी ओर खींचते हैं यानी एक्सर्ट करते हैं फोर्स इन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स टू अस। ठीक है बेटा। सो इसी तरीके से बेटा हमारे पास जो है फोर्स जो है हर दिन हमें इस्तेमाल होता है रोज़मर्रा ज़िंदगी में। फोर्स हमारे पास इस्तेमाल होता है अगर हमें कोई चीज़ खींचनी होगी या किसी चीज़ को पुश करना होगा या कोई चीज़ उठानी होगी, लिफ्ट करना होगा, स्ट्रेच करनी होगी, ट्विस्ट करना होगा या कई चीज़ें प्रेस करनी होगी। उन सारी चीज़ों में हमारे पास फोर्स की ज़रूरत है। तो मानो बेटा अगर आपको फुटबॉल को किक करना है तो उसके लिए भी आपको फोर्स करनी है। आपको डोर को पुल करना है तो फोर्स ज़रूरत होती है। या अगर आपको बेटा लिफ्ट करना है कोई बॉक्स फ्लोर से तो उसमें भी आपको फोर्स की ज़रूरत है। या अगर आपको रबर बैंड को स्ट्रेच करना है तो उसमें भी आपको फोर्स की ज़रूरत है। या बेटा जब आप कोई ट्विस्ट करते हैं यानी सुकीज़ करते हो वेट क्लोथ पानी को निकालने के लिए, जैसे हम कश्मीरी में जिसके पलव चीरान से तथ क्या नेरान तक आब, वो सारा निकालने के लिए भी हमारे पास क्या चाहिए बेटा, फोर्स चाहिए। सो बेटा हमारे पास ये फर्दर हमारे पास पता ही है कि फोर्स जो है बेटा, फोर्स जो है किसकी वजह से होता है, इंट्रैक्शन की वजह से। यानी जब हम इंट्रैक्ट करते हैं फोर्स की में यानी इंट्रैक्शन
of an object with another object result in force between the two objects। यानी बेटा जब हम इंट्रैक्शन करते हैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ तो वहाँ पर रिजल्ट क्या निकलता है बेटा, फोर्स। दूसरे अल्फाजों में हम कहेंगे फोर्स अराइज होता है जब हम इंट्रैक्ट करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स, लेकिन एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंट्रैक्ट करने ज़रूरी है, तभी फोर्स जो है एक्शन में आ जाएगा। कोई भी इंट्रैक्शन यानी अगर इंट्रैक्शन नहीं होगी दो इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर तो कोई भी फोर्स जो है अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा। देखो बेटा यहाँ पर मैंने दिखाया है डायग्राम। एक मैन जो है स्टैंड है कार के साथ, लेकिन इसको कोई धक्का नहीं दे रहा है, सो इसके साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं है, तो बेटा कार जो है उसमें कोई फोर्स नहीं है, कार वहीं पे रहेगी, मूव नहीं हो जाएगी। लेकिन दूसरे साइड में हम देख रहे हैं एक इंसान धक्का दे रहा है, मैन जो है पुश कर रहा है कार को, यहाँ पर इंट्रैक्शन हो गई, यानी इंसान ने धक्का दे दिया कार को, दो चीज़ें मिल गए तो यहाँ पर जो है फोर्स एक्ट होगा कार में और ये मूव करना शुरू करेगा। सो बेटा इसकी वजह से व्हेन द मैन पुशेस द कार देयर इज एन इंट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड द कार। सो इस इंट्रैक्शन की वजह से फोर्स अराइज हो गया जो एक्ट कर रहा है किस पे बेटा, कार पे, और उसकी वजह से जो है ये मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इसको क्या कर रहे हैं बेटा, यानी धक्का दे रहे हैं। ठीक है बेटा। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो दो बच्चे जो है बेटा यानी फीमेल गर्ल और बॉय जो है आपस में पंजा लड़ा रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों अप्लाई कर रहे हैं फोर्स। सो दोनों जो है बॉयज यानी दोनों बॉय वो उसको धक्का दे रहा है, ये इसको धक्का दे रहा है, देख रहे हैं कि कौन कितना प्रेशर फॉलो कर रहे हैं। या बेटा अगर हमारे पास गाय बैल होती है या घोड़ा होता है, उसको हमें खींचने के लिए हम क्या करते हैं, उसके गर्दन में हम रस्सी डालते हैं फिर उसको खींच लेते हैं, यानी तभी हम उसको खींच पाएंगे जब हम उसको फोर्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी ये लॉग एक उठा रहा है या क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है या बेटा ये ट्रॉली को धक्का दे रही है, हर जगह पे हमारे पास इंट्रैक्शन हो रही है, यानी यहाँ पर ये डायग्राम से प्रूव हो रहा है फोर्स इज ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। ठीक है बेटा, समझ आई बात। नेक्स्ट जो है फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखो बेटा अगर हम बड़े लड़के को देखेंगे वो या बड़े एडल्ट मैन को देखेंगे, वो अप्लाई कर सकता है ज़्यादा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे, वेरएज अगर हम एक छोटे बच्चे को देखेंगे वो छोटा कम ही फोर्स अप्लाई कर सकता है उस ऑब्जेक्ट पे। इसका मतलब है फोर्स लार्जर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है, तो बाकी फोर्सेस है। इसका मतलब बेटा स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स जो है हम एक्सप्रेस करते हैं किस में बेटा, मैग्नीट्यूड में। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है बेटा एक्सप्रेस करते हैं हम, उसका एसआई यूनिट जो फोर्स का है वो है न्यूटन, यानी एक न्यूटन जो है 1 न्यूटन इज द फोर्स विच कैन मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मास टू मूव एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। क्या कहा मैंने बेटा, हमारे पास फोर्स जो है एक्सप्रेस करते हैं हम मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है एक्सप्रेस करते हैं हम एक एसआई यूनिट से जिसका नाम है न्यूटन। अगर एक न्यूटन फोर्स जो हमारे पास हमने किसी पे अप्लाई किया वो हमारे पास 1 किलोग्राम वाला मास को ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। ठीक है बेटा। सो अगर हमारे पास क्या हो गया, अगर यहाँ पर देखो बेटा इफ टू फोर्सेस अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, ऊपर वाली यहाँ पर डायग्राम देखो, दो बच्चे हैं बेटा हैवी बॉक्स को धक्का दे रहे हैं, यानी दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट में एक ही डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट में वो इक्वल होगा उसका सम। क्या होगा बेटा, यानी हमारे पास व्हेन द फोर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन इफेक्टिव मैग्नीट्यूड जो है बेटा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जब एक हैवी बॉक्स था एक मैन उसको मूव कर रहा है ओनली बाय पुशिंग, तो बहुत टफ है, लेकिन अब अगर दो मैन उसको पुश कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में तो इजी हो जाता है उसको मूव करने में। ठीक है बेटा, क्योंकि व्हेन टू मैन अप्लाई द फोर्सेस ऑफ पुश इन द सेम डायरेक्शन द फोर्सेस एड अप प्रोवाइड अ मच बिगर फोर्स। मिसाल के तौर पर बेटा आपने देखा होगा कभी किसी की गाड़ी खराब हो जाती है यानी उसको धक्का देना पड़ता है, तो क्या करते बेटा सारे इंसान पीछे से धक्का दे रहे हैं आगे की ओर, और जब धक्का सारे एक साथ दे रहे हैं तो गाड़ी हिलने शुरू हो जाती है, यानी सारों का फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो जाता है। लेकिन
अगर फोर्स अप्लाई किया हमने ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी एक ने उस साइड से धक्का मारना शुरू किया और एक ने पीछे से धक्का मारना शुरू किया, तो हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फोर्स। यानी यहाँ पर क्या होगा बेटा, जब दो फोर्सेस एक्ट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, इनका मैग्नीट्यूड जो है डिक्रीज हो जाएगा। यानी जब एक हैवी बॉक्स को ज़मीन पे रखा गया, दो मैन इसको पुश कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, सो एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों मैन जो है बेटा, मैन इज स्ट्रॉन्गर और पुश कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों जो है ये हैवी ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे रह गया, ये कहीं पे नहीं जाएगा। ठीक है बेटा। तीसरे में अगर हमारे पास देखेंगे, अगर दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं ऑब्जेक्ट में, वो इनका इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो उसका नेट ऑब्जेक्ट ज़ीरो होगा। जैसे बेटा यहाँ पर टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, ये दोनों क्या करेंगे, कोशिश खींचने की, जिसका भी फोर्स, अगर इन्होंने फोर्स बैलेंस रखा तो बराबर मैग्नीट्यूड जो है ज़ीरो होगा, क्योंकि नेट फोर्स जो एक्ट करेगा इस ऑब्जेक्ट पे वो ज़ीरो होगा। सो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा, इट रिमेन सेम इन द पोजीशन, क्योंकि जिस तरीके से ये दोनों खींच रहे हैं, दोनों के पोजीशन क्या है बेटा, सेम है। तो इसी को हम कहते हैं फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है। नेक्स्ट जो है बेटा, इसको हम कहते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं बेटा, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स जो है बेटा हम खाली जज कर सकते हैं जब इसको इफेक्ट होगा। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड अराउंड अस। देखो बेटा, जैसे हमारे पास फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास कोई चीज़ रुका हुआ है, फॉर एग्जांपल आपको एक जगह पे, आपने टेबल पे एक बुक रखी हुई है, अगर उस बुक को आपने पीछे से धक्का दे दिया, तो आप देखोगे ये जो एक जगह पे बुक थी ये मूव हो गई, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे चल गई। या अगर आपके पास एक रबर बॉल है, आपने उसको टेबल पे रखा, हल्का सा पुश किया आपने बॉल को, तो बॉल आगे जाने लगेगी। तो आपने ऑब्जर्व किया कि बॉल मूव हो गई, इसका मतलब जो बॉल रेस्ट के अंदर थी, यानी स्टेशनरी बॉल थी, वो मूव हो गई जब आपने उसको फोर्स किया, यानी पुश किया। सो इसी तरीके से जब आप फुटबॉल को किक करना चाहते हो, पेनल्टी देनी होती है, पेनल्टी किक जब मारते हो, बॉल एक जगह होती है, तो आप दौड़ के आते हो तो उस बॉल को लगाते हो किक, तो उसकी वजह से बॉल मूव हो जाती है, स्टेशनरी पोजीशन से वो मूव हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे इफेक्ट क्या हुआ फोर्स का, फोर्स की वजह से ही मूव हो गया एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा। दूसरी बात, फोर्स जो है स्टॉप कर सकता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को। फोर्स जो है बेटा स्टॉप कर सकता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को। देखो कैसे, अगर आपने रबर बॉल को जेंटली पुश किया तो मूव हो गई, तो आपने उसको आगे हाथ रखा, जब आपने उसको हाथ रखा तो ऑटोमेटिकली बॉल रुक जाएगी। जब ये बॉल रुक जाएगी आपके पाम की वजह से, यानी आपने यहाँ पे फोर्स किया, फोर्स ने यहाँ पर रोकने के लिए भी आपने उसको बॉल को रोक दिया। या बेटा आप सब क्रिकेट जानते हो, जब क्रिकेट खेलते हैं अगर कोई भी प्लेयर शॉट खेलता है तो आप उसको क्या करते हैं, आप उस बॉल को रोक देते हो। तो जब आप उसको रोक देते हो यानी आपने फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से मूविंग ऑब्जेक्ट रुक जाता है। चाहे आप पैर से रोकते हो, हाथ से रोकते हो, जैसे भी आप बॉल को रोकने की कोशिश करते हो, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, यानी फोर्स ने स्टॉप किया किसको बेटा, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को। समझ आया बात बेटा। तीसरा जो है बेटा, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है बेटा स्पीड चेंज कर सकती है किसको, मूविंग ऑब्जेक्ट को। देखो बेटा, अगर आप बाइसिकल चलाते हो एक सर्टेन स्पीड के हिसाब से, कोई जो है बेटा पुश करेगा मूविंग बाइसिकल को पीछे से, तो बेटा तो उसके बाद स्पीड जो है आपकी बाइसिकल की इंक्रीज हो जाएगी। जैसे बेटा आप स्कूल से साइकिल पे चले, आप आराम से चल रहे हो, पीछे आपके फ्रेंड्स ने आपको धक्का दे दिया, सो क्या होगा बेटा, आप अचानक से तेज चलना शुरू हो जाओगे। इसका मतलब हुआ जब आपको फोर्स अप्लाई हो गया तो आपकी जो स्पीड थी वो भी क्या हो गई बेटा, चेंज हो गई। ठीक है बेटा। इसी तरीके से अगर हम फुटबॉल देखेंगे या हॉकी देखेंगे, जहाँ पर हम फोर्स के हिसाब से, अगर एक स्लोली बॉल होती है उसको हम जोर से मार के चेंज कर सकते हैं उसकी स्पीड। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है। सिमिलरली बेटा, फोर्स जो है कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है बेटा चेंज करता है डायरेक्शन किसकी बेटा, मूविंग ऑब्जेक्ट की। जैसे बेटा बॉलर बॉल फेंकता है
और क्रिकेट बैट जो है बैट्समैन वो हिट करता है बॉल को उस डायरेक्शन में जहां पर वो मारना चाहता है, यानी वो उस बॉल को वहां से भी फोर्सफुली बॉल होती है, लेकिन जब ये यहाँ से फोर्सफुली उस बॉल को बैट से मारता है तो उसकी डायरेक्शन भी जो है बेटा चेंज हो जाती है। गो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो है जिस केस में हमारे पास ये चीज़ हो सकती है, यानी जिस डायरेक्शन में वो बॉल है उसको किसी भी डायरेक्शन में अपने बैट से ये चेंज कर सकता है, यानी बेटा इसका मतलब ये हुआ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, इसी तरीके से फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बेटा अगर हम बात करेंगे, अगर आपके पास स्प्रिंग होगा, अगर आप उस स्प्रिंग को बेटा पुल करोगे दोनों है हाथों से तो उसकी शेप जो है साइज जो है चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो फोर्स आपने अपने हैंड्स का लगा दिया उनकी वजह से उसकी शेप और उनका साइज जो है चेंज हो गया। लेकिन अगर उसको फिर वापस छोड़ दिया आपने, वापस वो अपनी पोजीशन में आ सकते हैं। या रबर बैंड होता है, जब आप उसको खींचते हो तो वो क्या करते हैं, किस तरीके से लंबा हो जाता है। तो बेटा यहाँ पर हुआ फोर्स ने क्या किया बेटा, शेप और साइज जो है ऑब्जेक्ट का चेंज किया। सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स? फोर्स जो है, फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, force can change the direction of a moving object, और force can change the shape and size of the object। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है। नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास है, उसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। हमारे पास जो है बेटा नॉर्मली 5 किस्म के फोर्सेस हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं। एक को हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स, दूसरे को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, तीसरे को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, चौथा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पांचवा जो है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। सारे फोर्सेस जितने भी फोर्सेस हैं, यानी 5 फोर्सेस, इनको डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में। इनको डिवाइड किया गया है किस में बेटा? 2 ग्रुप्स में। एक को कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरे को कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है बेटा, क्या कहा मैंने? 5 किस्म के 5 टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं। एक को हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 5 फोर्सेस जो है इनको डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में। एक को कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरे को हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है बेटा, सो बेटा यहाँ पर वो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो फिजिकली हम टच करेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट को, उसको हम कॉन्टैक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर बेटा मैंने बुक को हाथ लगाया तो ये कॉन्टैक्ट आ गया। सो जब भी हम ऑब्जेक्ट को फिजिकली टच करेंगे, यानी दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करेंगे, तब उसको हम कॉन्टैक्ट कहते हैं। और वो फोर्स जहां पर हम एक्ट करेंगे उसको, जिसमें हम उसको कॉन्टैक्ट करके अप्लाई करेंगे, तो उसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। अ फोर्स कैन एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट। कोई फोर्स वो होता है जिसको हम कांटेक्ट के बगैर कर सकते हैं, और एक फोर्स वो होता है जहां पर हमें कांटेक्ट करना ज़रूरी है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हमने डायग्राम्स में दिखाया है मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, ये दोनों जो है कांटेक्ट फोर्सेस है। तो क्योंकि इसको कांटेक्ट करना ज़रूरी है, लेकिन बेटा नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये सारे हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है। सबसे पहले हम देखेंगे कांटेक्ट फोर्स किसको कहते हैं। ए फोर्स विच कैन बी एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट ओनली थ्रू फिजिकल टचिंग इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। जैसे बेटा मैंने अभी कहा, ये वो फोर्स है जो हम एक्सर्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तब जब हम उसको फिजिकली टच करेंगे, उस वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के अंदर हमारे पास 2 पार्ट्स आते हैं, यानी 2 फोर्सेस आते हैं। एक को हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे बेटा आपके पास बुक टेबल पे है, तो आपको इसको उठाने के लिए क्या करना है? इसको फोर्स अप्लाई करना है, यानी आपको इसको टच करना है, बाद में हाथ में रखना है, उसके बाद उठाना है। यानी लिफ्ट करने के लिए, हाथ में लेने के लिए आपको थोड़ा बहुत एक्सर्ट करना है फोर्स। कहाँ से बेटा? मसल से। सिमिलरली जब आपको फुटबॉल को किक करनी होगी, क्या फुटबॉल को किक लगी
भागेगी खुद ही, आप अलग होगे नहीं। जब तक आप उसको किक नहीं मारोगे, यानी आपका पैर बॉल के साथ, फुटबॉल के साथ जब तक टच नहीं करेगा, बॉल नहीं मूव करेगी। यानी यहाँ पर आपको एक्सर्ट हो गया फोर्स बाय मसल्स, जो आपकी लेग्स की मसल्स है उसकी वजह से। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी, उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। इसी तरीके से बेटा ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स जो है एक्सर्ट करते हैं मस्कुलर फोर्स टू डू वर्क। तो बेटा अगर आप देखोगे एक्टिविटीज़, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग, पुलिंग, किकिंग, स्ट्रेचिंग, स्क्वीजिंग, ट्विस्टिंग, ये प्रेसिंग ऑब्जेक्ट्स, इन सारों में हमारे पास क्या चाहिए बेटा, ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट करना। फॉर एग्जांपल बेटा इसको देखेंगे, जो वेट लिफ्टर होते हैं, लिफ्टर्स, उन्होंने कोई बॉडी के लिए एक्सरसाइज करने के लिए कोई वेट लिफ्ट करना होता है। तो बेटा मानो उनको डंबल्स उठानी है या कोई भी चीज़ उठाना है, उसके लिए उनको क्या करना है, पहले उसको कांटेक्ट करना है, यानी पकड़ के फिर उसको अपने मसल्स में एक्सर्ट करके फोर्स लगाना है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं बेटा, उसको उठा सकते हैं। सो बेटा इसी तरीके से मस्कुलर फोर्स जो है हमारे बॉडी में भी जो है एक्ट कर रहा है बहुत सारे फंक्शंस करने के लिए, जैसे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये तो मस्कुलर फोर्स है जो पुश करता है फूड को थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, या एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स, जब हम बेटा सांस लेते हैं ब्रीदिंग के लिए। सो बेटा हार्ट बीटिंग के टाइम पे भी मस्कुलर फोर्स होता है जो प्रोड्यूस होता है कार्डियक मसल से। या बेटा अगर हम देखेंगे हमारे पास कभी कोई चीज़ लेनी होती है, हम उसको आगे जो है काट बनाते हैं, घोड़े को लगाते हैं या बैल को लगाते हैं या केमल को लगाते हैं, और वो क्या करते हैं, पीछे से उसको कोई काट जो लगा के होता है उस पर कोई बोरिया बिस्तरा रखते हैं, कोई वज़न रखते हैं, तो घोड़ा जो है अपना फोर्स लगाता है, मसल्स का फोर्स लगा के वो आगे उसको ले जाता है। यानी मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन आवर बॉडी इज इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। सो इसीलिए बेटा मस्कुलर फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स। दूसरा जो है उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। जैसे बॉल जो है मूविंग ग्राउंड पे है, आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली स्टॉप हो जाती है जब वो एक डिस्टेंस कवर करती है, क्योंकि बेटा फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। इसका मतलब फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन ए मूविंग बॉल, जो अपोज करती है इसकी मोशन। सो बेटा the force which always opposes the motion of one body over another body is frictional force. So बेटा अगर आपको stop करना है, अगर आप if we stop by pedaling a bicycle, तो automatically जो है बेटा gradually stop हो जाता है साइकिल after covering a some distance। इसका मतलब बाइसिकल जो है रोड पे स्लो डाउन एट द एंड स्टॉप ही हो जाता है। इसी तरीके से if we stop rowing a boat विच इज़ इन अ वाटर, जब हम बेटा किश्ती चलाते हैं, बोट चलाते हैं, तो जब हम करीब पहुंचते हैं तो हम रोइंग बंद करते हैं, जो ही हम करीब पहुंचते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो अपनी डेस्टिनी पे स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब हुआ फ्रिक्शनल फोर्स अराइजेस ओनली व्हेन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन टच विथ ईच अदर। और इस फ्रिक्शनल फोर्स को भी एग्जांपल हम कौन सी ले लेंगे बेटा, कांटेक्ट फोर्स की। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे किसकी, नॉन कांटेक्ट फोर्स की, यानी जहां पर हमें कांटेक्ट इसके साथ टच करने की ज़रूरत नहीं है, यानी ए फोर्स विच कैन बी एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट इवन फ्रॉम ए डिस्टेंस। यानी बेटा ये हमारे पास वो फोर्स है जो हम एक्सर्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट पे, और लेकिन हम दूर से भी कर सकते हैं, इसको हमारे पास टच करने की ज़रूरत नहीं है, यानी इसमें फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट नहीं होता है। सो बेटा इसके अंदर हमारे पास आते हैं मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स बेटा ये तो आपको पता है, जब भी हम मैग्नेट रखते हैं और किसी भी आयरन स्टील या आयरन चीज़ पे या स्टील पे, वो उसको नज़दीक लाता है, यानी हमें उसको अटैच नहीं रखना पड़ता है। अगर हम दूर से रखेंगे मैग्नेट, वो ऑटोमेटिकली उसके ओर आ जाएगा, यानी वो उसको अटैच करेगा। इसका मतलब हुआ आयरन नेल हो या पिन्स हो, ये टू मूव करेंगे टूवर्ड्स मैग्नेट, यानी द फोर्स exerted by a magnet is called magnetic force। और magnetic force जो है एक्ट करता है even from a distance, there is a यानी ठीक है बेटा, जैसे बेटा हमारे पास
मैग्नेट एक्सर्ट करता है फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, स्टील, निकल और कोबाल्ट, और इट डज नॉट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ कॉपर, वुड और गिलास, यानी उन चीज़ों पे नहीं करता है ये अटैक। सो मैग्नेटिक फोर्स जो है बेटा क्या कर सकती है, एक्सर्ट करती है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस विदाउट टचिंग, इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स क्या है बेटा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्या है बेटा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। लेकिन अब आपको पता है मैग्नेट के पास ये होते हैं दो पोल्स, एक होता है लाइक पोल, दूसरा होता है अनलाइक पोल। तो जहाँ पर दो मैग्नेटिक फोर्सेस जो है, यानी देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स। अगर दो लाइक पोल्स मैग्नेटिक के थे एक साथ तो रिपल हो जाएगा, लेकिन अगर दो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दो अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट के दरमियान। ठीक है बेटा, सो मैग्नेटिक फोर्स exerted by one magnet on the other magnet is an example of non contact फोर्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वन जो है बेटा हमारे पास इस मैग्नेट को रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें बहुत सारे इस्तेमाल में ये होता है, बहुत सारे टॉयज़ जो है वर्क करते हैं ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स जो उसके अंदर होता है। मैग्नेटिक स्ट्रिप हेल्प करती है उन रेफ्रिजरेटर को दरवाज़ को बंद करने के लिए। सर्टन स्टिकर्स जो है ऑब्जेक्ट के आयरन ऑब्जेक्ट पे चिपक जाते हैं, अलमीरीज, रेफ्रिजरेटर्स विदाउट ग्लू। तो ये सारे बेटा किसके फोर्सेस हैं, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है बेटा, बात समझ आई है। तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट फोर्स जो है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जानने से पहले हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। देखो बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज जो है दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरे को हम कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं हम किसके ज़रिए से बेटा, फ्रिक्शन के ज़रिए से, यानी व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज रब्ड ओवर अनदर ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा बेटा जब आपको कभी कभार पेन लिखना बंद करता है, यू स्टार्ट इट रबिंग, ये वो गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, गर्म हो जाता है। इस तरह का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हो गया स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी एन ऑब्जेक्ट हैविंग स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, जब आप अपने कॉम्ब जो है वो एक्वायर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज, जब आप उसको रब करते हो अपने ड्राई हेयर में, जब आप ड्राई हेयर पे कॉम्ब करते हो ना, अचानक से फिर आप उसके कॉम्ब को पेपर के साथ अटैच करो तो वो उसको अट्रैक्ट कर सकता है। सो बेटा द फोर्स exerted by an electrically charged object is called electrostatic force। ठीक है बेटा, सो क्या हुआ, वो फोर्स जो एक्सर्ट हो जाता है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जो है हम किस तरीके से हम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कैन एक्सर्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, जैसे प्लास्टिक कॉम्ब है जो इलेक्ट्रिकली चार्ज हुआ, जब आपने ड्राई हेयर पर उसको रब किया, वो एक्सर्ट कर सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे, टाइनी पीस ऑफ पेपर पे, क्योंकि वो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। सो बेटा जब आपने प्लास्टिक कॉम्ब या पेन को रब किया ड्राई हेयर में 1 मिनट के लिए, तो फिर उस कॉम्ब को या उस पेन को नज़दीक लाया किसके साथ, पेपर के साथ, तो हम देखेंगे वो छोटे छोटे पेपर जो है अट्रैक्ट हो जाएंगे किसके ओर, कॉम्ब की ओर, क्योंकि कॉम्ब जो था इलेक्ट्रिकली चार्जड था और टाइनी पीस ऑफ पेपर जो है अनचार्जड थे। ठीक है बेटा, सो यहाँ पर जब हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ टाइनी पीस ऑफ पेपर जो है, मूवमेंट ऑफ टाइनी पीस ऑफ पेपर इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो एक्सर्ट किया किसने, इलेक्ट्रिक चार्ज ने, जो एक्वायर किया था कॉम ने जब हमने उसको रब किया किस पे, हेयर पे। क्या कहा मैंने, द मूवमेंट ऑफ टाइनी पीस, यानी क्या कहा बेटा मैंने, द मूवमेंट ऑफ, हमारे पास जो मूवमेंट हुई किसकी बेटा, टाइनी पीस ऑफ पेपर, द मूवमेंट ऑफ टाइनी पीस ऑफ पेपर इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड, किसके जरिए से एक्सर्ट हुआ, एक्सर्टेड बाय, किसने एक्सर्ट किया, एक्सर्टेड बाय द कॉम्ब ऑन रबिंग इट ऑन हेयर। ठीक है बेटा, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
can be exerted by a charged object on another object from a distance. So जहाँ पर हम इसको टच नहीं करते, इसलिए ये भी एग्जाम्पल है किसकी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। तीसरा फोर्स जो है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बेटा। सो बेटा हमारे पास ये जो है न्यूटन एक साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स pulls every other object with a certain force। यानी हम कह सकते हैं the pull exerted by objects possessing mass is called ग्रेविटेशनल फोर्स। गो बेटा ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दो ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। सो इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन sun and the earth which holds the earth in its orbit around the sun। हमने यूनिवर्स चैप्टर में देखा बेटा सोलर सिस्टम के अंदर। सो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो दरमियान होता है सन को और अर्थ को, जो होल्ड करता है अर्थ को अपने ऑर्बिट के अंदर। सो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द मून होल्ड्स द मून इन इट्स ऑर्बिट। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स हैविंग स्मॉल मासेस, यानी दो स्टोन्स हम ले लेंगे, is very weak and cannot be detected easily। ठीक है बेटा। so gravitational pull या force becomes strong only if one of the object has a huge mass, जैसे earth है। so gravitational pull between earth and a stone is very large, जो हम easily detect कर सकते हैं। ठीक है बेटा। the force with which earth pulls the object towards it is called force of gravity। the force with which earth pulls the object towards it is called force of gravity या just gravity। gravity जो है बेटा ये natural force of attraction है, जो ये natural force of attraction है। जब हम क्या करते हैं बेटा, we all are pulled to earth by force of gravity। अगर कोई बच्चा दरख्त से गिर जाता है, ये किधर की ओर आ जाता है, ज़मीन पे गिरता है। so बेटा it's force of gravity which brings the child down to the earth। similarly when a driver dives into a swimming pool, ठीक है बेटा, when a diver dives into a swimming pool it's the force of gravity which brings him down। ठीक है बेटा। the force of gravity causes all the objects to fall towards the earth। यानी ये सारा force of gravity है, जो जैसे लीफ गिरता है ट्री से तो किधर पड़ता है, नीचे। फ्रूट गिरेगा तो नीचे पड़ता है। सो रेन गिरता है तो अर्थ पे पड़ता है। सो व्हेन वी ओपन ए टैप वाटर, ये नीचे की ओर गिरना शुरू करता है। सो वाटर रिवर्स में नीचे की ओर जाता है। सो व्हेन ए कॉइन स्लिप्स फ्रॉम आवर हैंड, ये भी नीचे गिर जाती है। जब भी गिलास हाथ से निकलेगा तो नीचे गिरेगा। सो ये डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ कॉइन, ये सारा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से है, विच एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टूवर्ड्स द अर्थ। सिमिलरली पेन स्लिप हो जाता है, ये भी ग्राउंड पे जाता है, ये सारा ग्रेविटेशन की वजह से ही होता है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ acts on an object from a distance without being in physical contact। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो है क्या है, एग्जांपल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। ठीक है बेटा। सो आज के क्लास में हमने क्या बात की, आज की क्लास में हमने बात की फोर्स किसको कहते हैं, पुल या पुश, उसको हम फोर्स कहते हैं। फोर्स जो है, फोर्स इज ड्यू टू एन इंट्रैक्शन, फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो बेटा इसके फोर्स के इफेक्ट्स क्या है, फोर्सेस इफेक्ट्स ऑफ फोर्स जो है, फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, force can change the direction of moving object, और force can change the shape and size of an object। उसी के साथ हमने types of force पढ़ा। types of force में हमने muscular force, frictional force, magnetic force, electrostatic force और gravitational force, इन 5 फोर्स को हमने 2 कैटेगरीज में रखा। एक को हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं और नॉन कॉन्टैक्ट। अंडर कॉन्टैक्ट मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, एंड अंडर नॉन कॉन्टैक्ट मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बेटा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा प्रेशर के बारे में। जहां पर भी किसी को डाउट हो वो मुझे बता दे। टिल देन अस्सलाम वालेकुम।